हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम, पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों, है ना। तो मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है स्काई हाई। जिसका नाम क्या है? स्काई हाई, है ना। स्काई हाई नाम है इसका चैनल, स्काई हाई अकेडमी पूरा नाम है और मेरा नाम है सौरभ, ठीक है। तो फिर से वेलकम ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो सब? पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है जिंदगी में? है ये बहुत दिक्कतें आ रही है ना। फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, चीज़ें बोरिंग बहुत लग रही है ना। करना चाह रहे हैं, माँ बाप का नाम रोशन, अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। कोई नहीं बच्चों, बस एक बात मेरी मान लो, एक चीज़ चूज करो और उसे करने में लग जाओ। बस दिन रात एक कर दो, सुबह शाम एक कर दो, कॉपी किताब एक कर दो और बस उस चीज़ में जुट जाओ, है ना। अपना खून पसीना सब एक कर दो और जुट जाओ। बस पढ़ाई इसलिए मत करो कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, पढ़ाई इसलिए करो बच्चों क्योंकि वो तुम्हें सिखाती है मेहनत कैसे करी जाती है ना। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। पढ़ाई आपके कहीं पे यूज आगे आए ना आए, देखो नॉलेज तो आएगी, प्लस आपने जो इतना हार्ड वर्क करा है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप उस हार्ड वर्क के आदीन हो जाओगे, है ना। फिर आगे लाइफ में हमें कुछ भी करना हो हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड। चलो तो कहानी वहानी खत्म करते हैं, है ना। बहुत हो गई मोटिवेशन, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया, है ना। तो चलो भाई मोटिवेशन को खत्म करते हैं और पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो बच्चों मैंने आपको करवाया है, लास्ट टॉपिक आप सर्च कर सकते हो, है ना। तो मैंने वो आपको करवाया बच्चों रेजिस्टेंस पे, है ना, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है ना। तो ओम्स लॉ पे आप वीडियो सर्च कर सकते हो, है ना। ओम्स लॉ स्काई हाई, है ना, क्लास 10, और वो आपको लेक्चर आपका मिल जाएगा। तो हुआ क्या बच्चों, हमने ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा और ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलो वापस में थोड़ा मैं समझ ही देता हूं आपको। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, है ना। कि भैया जितनी लेंथ को बढ़ाओगे उतनी ही तुम्हारी रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। लेंथ को बढ़ाया, रेजिस्टेंस हमारी बढ़ गई, और लेंथ को घटाओगे तो रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। ये क्या है हमारे बच्चों? रेजिस्टेंस, है ना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। भैया किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हमारे वही है ना। पहला तो हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर बच्चों। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है 1/8 एरिया, है ना। ये भी पता है तुम्हें कि भैया अगर तुम किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ाओगे घटाओगे तो उसके रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, है ना। कैसे फर्क पड़ेगा? मान लो इसका रेजिस्टेंस हमने कम करना है, ऐसे मान लो इसका एरिया हमने बढ़ा दिया, आराम से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बढ़ा दिया। क्रॉस सेक्शन मतलब ये एंड्स का जो एरिया होता है ना, ये एंड का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। इसे मार करके ये वाला एरिया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया हमारा। अब बात क्या हुई बच्चों, हमने एरिया इसका बढ़ा दिया, आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस और आर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया बढ़ा के रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा और एरिया घटा के रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, है ना। और हमने यहाँ पे देखा कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो ये कहानी होगी हमारी रेजिस्टेंस की। यहाँ पे रो होता है बच्चों हमारा रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी क्या होता है आपको पता ही है भैया, इट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर को ही हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। एल बच्चों हमारा हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और भाई साहब ए हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो गया, है ना, रेजिस्टेंस भी हो गया, रेजिस्टिविटी भी हो गया, सब कुछ हो गया। बचा क्या? अब इस पे बच्चों बचे न्यूमेरिकल्स। अच्छा इसकी एसआई यूनिट बताया तो इसकी एसआई यूनिट हमने क्या लिखी थी बच्चों? ओम मीटर, है ना। ओम मीटर हमने इसकी एसआई यूनिट लिखी थी।
ये सारी कहानी हमें पता है कि रेजिस्टेंस इन इन चीजों पे डिपेंड करती है। और कैसे कैसे डिपेंड करती है बच्चों, देख लिया हमने, एक पे लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बच्चों होता क्या है कि ना इस पे क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते, तो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए है ना, आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं। तो लास्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाया था, लेंथ बढ़ गई थी थोड़ी सी वीडियो की, तो इस लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको मैंने बता दिए, एक बार हमारे रिकॉल हो गए। अब स्टार्ट करते हैं चीजों को, आ जाओ। तो R इज इक्वल्स टू बच्चों रो एल बाय ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो चलो बच्चों क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ मैंने ले ली बच्चों L, इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, L लेंथ ले ली। इस कंडक्टर की मैंने लेंथ ले ली बच्चों L, है ना, L लेंथ मैंने इसकी ले ली। एक जनरल क्वेश्चन है, ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, ये L मैंने इसकी लेंथ ले ली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों मैंने A ले लिया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने इसका A ले लिया, A ले लिया मैंने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L ले ली मैंने इसकी लेंथ। अब बच्चों जो बची यहाँ पे कहानी हमारी बच गई कि इसका रेजिस्टेंस बच्चों मैंने ले लिया R मैंने इसका ले लिया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्या करा, नेक्स्ट मैंने इसकी लेंथ को बच्चों बढ़ा दिया, इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, कितने टाइम इंक्रीज कर दिया, इसकी मैंने लेंथ को NL टाइम्स इंक्रीज कर दिया, NL टाइम्स मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, है ना, NL मतलब N टाइम्स इसकी लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया, N टाइम्स मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका देखो कुछ कम हो गया होगा, है ना भाई। यहाँ पे मैंने अगर इसकी लेंथ को बढ़ाया है, अगर मैं इसको ही खींच दूंगा तो एरिया कम हो जाएगा, इसको मैं खींच दूंगा तो एरिया कम हो जाएगा। तो पहले था एरिया A, अब हो गया बच्चों आपका एरिया A डैश, पहले था एरिया A, अब हो गया आपका एरिया A डैश। ठीक है सर, समझ रहे हो, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब बच्चों देखो, अब मैंने इसकी लेंथ को बढ़ाया है तो इसकी रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी इसकी R डैश, यहाँ पर रेजिस्टेंस R थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी हो जाएगी R डैश। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, कि भैया जो आपकी नई रेजिस्टेंस है वो कितनी आई, है ना, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, मतलब R डैश आपको निकालना है, R डैश बच्चों आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, है ना, दिमाग लगाओ, ट्राई करो, मुझे पता है कर सकते हो तुम, है ना। पॉज करो वीडियो को, 5 से 10 से 20 से 15 मिनट तक ट्राई करते रहो, नहीं हुआ फिर अनपॉज करो और सॉल्यूशन देखो। तो चलो बच्चों, कर तो लिया होगा आपने अभी तक, है ना। तो हुआ क्या, इसका आंसर देखते हैं, आंसर कैसे होगा बच्चों। स्टार्टिंग में अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखिए हमें कि इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी रेजिस्टिविटी भी रो है, मतलब रो है इसकी भी रेजिस्टिविटी है, इसकी भी, मतलब दोनों का मटेरियल सेम है, जिस मटेरियल का ये है उसी मटेरियल का ये भी होगा। तो चलो बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, यहाँ पे हो गया R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। दूसरे वाले को देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए डैश, R डैश इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए डैश। अब हमें करना है इनकी रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, मतलब ये बताना है कि इसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले कितनी बड़ी या कितनी घटी, है ना। यहाँ पे L की जगह आ जाएगा बच्चों NL, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो NL टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है, ना, इसकी जो लेंथ है वो NL टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब कैसे करें, ये तो हमारी ये नई रेजिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, वो रानी रेजिस्टेंस है। इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है, इतना याद रखना बच्चों, यहाँ पे हम यूज करते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन का। किसका यूज करते हैं बच्चों, वॉल्यूम कंजर्वेशन का। ये वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या होती है सर, देखो वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब होता है, मान लो ये आपकी रॉड थी जिसकी L लेंथ थी, इसमें आ रहा है 3 लीटर पानी, आपने करा इसी को बढ़ा दिया, इसी 3 लीटर वाली बोतल को बढ़ा दिया। अब इसके अंदर पानी कितना आएगा जरा मुझे बताओ, कितना आएगा, पहले 3 लीटर पानी आ रहा था, अभी भी कितना आएगा, 3 लीटर ही आएगा, फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना भाई। आप 3 लीटर की 2 लीटर की बोतल को बड़ा कर दो,
पानी तब भी उसके अंदर 2 लीटर ही आना है, नहीं आना है, तो वॉल्यूम उसका क्या रह गया, कंजर्व, है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन मतलब उसका वॉल्यूम कंजर्व रहा, जितना वॉल्यूम पहले था अभी भी उतना ही वॉल्यूम है ना। तो मतलब वॉल्यूम इन दोनों का होगा बच्चों सेम, वॉल्यूम होगा इन दोनों का सेम। अगर इसका वॉल्यूम भी है तो इसका वॉल्यूम भी होगा नहीं होगा, तो दोनों का वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो बच्चों इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो इस सिलेंडर आपको लग रहा है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। या फिर ऐसे ले सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम ये होता है ना, एरिया इनटू लेंथ, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो पहले वाले का वॉल्यूम आ गया बच्चों ए इंटू एल, है ना। अरे भाई यही तो वॉल्यूम होता है ना, एरिया इंटू लेंथ, है ना भाई। अगर आप नॉर्मली क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। जनरली देखा जाए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी क्या होता है बच्चों, देखो एल इंटू बी हो गया एरिया, तो एरिया इंटू हाइट, हाइट मतलब जो भी उसकी हाइट होगी, है ना। यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी, उसकी लेंथ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया ए इंटू एल, ठीक है सर, समझ गए। इसमें आओ, इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, एरिया है इसका ए डैश और लेंथ है इसकी बच्चों एन एल। ए एन एल क्या होगी इसकी, ए एन एल क्या होगी इसकी, वॉल्यूम होगी। अब आपको पता है कि दोनों की वॉल्यूम बच्चों सेम है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम को बराबर रख देंगे, है ना। इसको V1 मान लेते, इसको V2 मान लेते, चलो तो V1 इज इक्वल्स टू V2, है ना। और V1 V2 आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा V1 बराबर V2 के तो अब क्या होगा, देखो V1 क्या है मेरा, A इंटू एल इज इक्वल्स टू V2 क्या है मेरा, A डैश इंटू एन एल, A डैश इंटू एन एल। तो यहां से बच्चों A डैश की वैल्यू क्या आ गई, आपके A डैश की वैल्यू आ गई मेरी A इंटू एल डिवाइड बाय एन एल, एल से एल कटा तो बच्चों देखो A डैश की वैल्यू आ गई A बाय एन, A डैश की वैल्यू आ गई आपके A बाय एन। यहां से हमने A डैश की वैल्यू निकाल ली, हमने जैसे ही A डैश की वैल्यू निकाली, है ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, है ना, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तीसरी को उठा के दूसरे में डाल दो तीसरी को उठा के दूसरे में डाल दो, डाल सकते हैं जी, डाल सकते हैं, पूरी तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, आर डैश इज इक्वल्स टू रो एन एल अपॉन ए डैश का क्या आ जाएगा, ए बाय एन, ए बाय एन आएगा नहीं आएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर नीचे था ऊपर आ जाएगा, तो इसको और आगे लिखेंगे रो एन एल इंटू एन डिवाइड बाय ए, लिख सकते हैं जी सर, पूरा लिख सकते हैं। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो एन स्क्वायर एल बाय ए, है ना। रो क्या है मेरी रेजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टिविटी दोनों कंडक्टर के लिए सेम। अब इसको आर डैश आ गया बच्चों मेरा यहाँ पे रो एन स्क्वायर एल बाय ए, आर डैश आ गया मेरा रो एन स्क्वायर एल बाय ए। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा, देखो कैसे, अगर मैं एन स्क्वायर को बाहर निकाल लूं, मतलब अलग से, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है रो एल बाय ए से, हो क्या रहा है बच्चों, एन स्क्वायर, देखो ये एक्सप्रेशन आया था हमारा रो एन स्क्वायर एल बाय ए, है ना। तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर है वो रो एल बाय ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ध्यान से देखो ये रो एल बाय ए है क्या, अरे ये रो एल बाय ए तो पुराने वाले रेजिस्टेंस के बराबर था, हाँ है ना भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये रो एल बाय ए है क्या, ये रो एल बाय ए हमारा पुराना वाला रेजिस्टेंस ही तो है, देखो ना R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह में R लिख सकता हूँ पूरे की जगह, है ना। तो R डैश इज इक्वल्स टू R इंटू एन स्क्वायर, ये बचा नहीं बचा। तो आपको अगर, अब देखो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गई बढ़िया सी, बहुत सुंदर एक्सप्रेशन मिल गया हमें, कि अगर आपको नई रेजिस्टेंस निकालनी है जो कि है R डैश का है मेरा, यहाँ पे मैं कोने में लिख देता हूँ, R डैश है हमारा
न्यू रेजिस्टेंस मतलब जो खींचने खिंचाने के बाद इसकी लेंथ को बड़ा बड़ा करने के बाद आई है। आर क्या है हमारी, आर क्या है हमारे यहाँ पे ओल्ड रेजिस्टेंस मतलब पुरानी वाली प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है। और एन क्या है यहाँ पे मेरा, एन होता है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज करा है या डिक्रीज करा है। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। भैया कितने नंबर ऑफ टाइम लेंथ को इंक्रीज करा है और या फिर हमने डिक्रीज करा है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। तो यहां से हमें न्यू रेजिस्टेंस निकल के आई बच्चों, आर डैश इज इक्वल्स टू आर इंटू एन स्क्वायर। मतलब देखो बहुत सिंपल है ना। इस एक्सप्रेशन को नोट करो, फिर देखो एक क्वेश्चन दिखाऊंगा बढ़िया सा, है ना, आपको समझ में आ रही है सारी कहानी, सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये एक्सप्रेशन याद रखो, ये एक्सप्रेशन को याद रखो, आर डैश इज इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर। जो आपकी नई रेजिस्टेंस आएगी वो पुरानी वाले के जितने टाइम से आपने लेंथ बड़ी करी है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगी। चलो देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं बच्चों वाले वो, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, ये सारा मैं रब कर देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आया, ठीक है। नहीं तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखो, देखो इसी पे इसी 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 चीज पे देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखो कैसे हमारा आंसर आएगा। ध्यान से देखो आंसर कैसे आएगा। देखो बच्चों आंसर कैसे आएगा हमारा, मान लो मेरे पास एक पहले रॉड है ना, एक रॉड है, एक रॉड है, इसका मान लो 2 मीटर इसकी लेंथ है ना, 2 मीटर इसकी लेंथ है। अब मैंने क्या करा, और इसका रेजिस्टेंस मान लो आप 8 ओम है बच्चों, 8 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब मैंने क्या करा, इस लेंथ को ही मैंने पहले देखो 2 मीटर थी, अब मैंने इस लेंथ को कर दिया बच्चों मान लो 6 मीटर, 6 मीटर कर दिया मैंने। पहले लेंथ थी है ना 2 मीटर, अब लेंथ हो गई मेरी 6 मीटर। और अब इसका मुझे न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, आर डैश निकालना है। फॉर्मूला क्या था बच्चों अपना, आर डैश इज इक्वल्स टू आर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर डैश क्या होता है, न्यू रेजिस्टेंस, आर डैश हो गया हमारा नया वाला रेजिस्टेंस है ना, आर हो गया हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और भैया एन हो गया हमारा नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। भैया कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी लेंथ इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। चलो अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं यहां पर डालना चाहूं तो देखो आर मुझे पता है, पुराना रेजिस्टेंस, आंसर निकालते हैं। आर मुझे पता है, आर कितना है मेरा 8 ओम, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या पता है हमें, और हमको पता है बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो तो आर डैश हमें निकालना है ना। क्या हमें यहाँ पे एन पता है, एन कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ हमारी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे देखो था 2 मीटर, यहाँ हो गया बच्चों 6 मीटर। तो 2 से 6 तक आने में, 2 से 6 तक आने में कितना गुना लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ है। भाई 2 को मैं किससे गुना करूंगा कि मेरे 6 आ जाएगा, 3 से। तो मतलब यहां से यहां तक मेरा 3 गुना लेंथ इंक्रीज हुई है। लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो मतलब एन की वैल्यू होगी बच्चों मेरे यहाँ पे 3 है ना, एन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे 3। और जैसे ही एन की वैल्यू 3 हुई मैंने क्या करा, मैंने सिंपली आर डैश इज इक्वल्स टू आर इंटू एन स्क्वायर लगा दिया। आर डैश हमें निकालना ही था, पुरानी रेजिस्टेंस आपको 8 ओम दे ही रखी है ना, ये क्या बना दिया मैंने, 8 ओम दे ही रखी है। और एन मतलब 3 का स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है 3 का स्क्वायर हो गया 9 है ना, और आपका 8 इंटू 9 आर डैश आपका निकल गया बच्चों 72 ओम। आर डैश आपको किसका निकल कर आ गया 72 ओम है ना। पहले कितना था 8 ओम, फिर जैसे ही आपने लेंथ को इंक्रीज करा आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। और जो कि आपको पता है ऐसा होता है, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आपका हमेशा बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने पे n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों। n स्क्वायर जितने टाइम आप बढ़ा रहे हो ना उसी का स्क्वायर करके पुराने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, आपकी नई रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे टैकल करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे टैकल करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। नए फॉर्मेट में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें समझ में आई बात, ये हमें कहानी समझ में आई जब मैंने लेंथ को इंक्रीज करा। अब बच्चों ऐसी ही कहानी हमारी कब बनती है, जब मैं एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, जब मैं एरिया को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता हूं। चलो देखते हैं, एन टाइम्स या तो इंक्रीज कर दो, एन टाइम या तो डिक्रीज कर दो। इंक्रीज करने में एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिक्रीज करने में एन डिवाइड हो जाएगा। चलो अब देखते हैं उसका कैसे बनेगा। देखो चलो, तो अब हमें किसके साथ खेल खेलना है, एरिया के साथ। किसके साथ, एरिया के साथ। अभी हमने देखा लेंथ को बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ा। आपको पता है एरिया को बढ़ाने घटाने से भी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, और बहुत फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक रॉड है ना, मेरे पास एक रॉड है जिसका बच्चों लेंथ है मान लो एल। ये रॉड है बच्चों, है ना, इसकी लेंथ है एल। ठीक है सर, इसकी लेंथ एल होगी मान लिया, है ना। और बच्चों इसका एरिया मान लो ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो। ए क्या है मेरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक काम करो बच्चों, रेजिस्टेंस को मान लो आर, रेजिस्टेंस को मान लो आर, है ना। रेजिस्टेंस को आर मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए मान लो, लेंथ को एल मान लो। और अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसी से मतलब इसकी रेजिस्टिविटी को बच्चों रो मान लो, इसकी रेजिस्टिविटी को बच्चों रो मान लो। अब हमने क्या करा, हमने इसकी लेंथ को बढ़ाया, सॉरी इसका हमने क्या करा, इसके एरिया को मान लो, पिछली बार हमने लेंथ बढ़ाई थी ना, इस बार एक काम करो बच्चों, एरिया को भी बढ़ा दो, एरिया को भी बढ़ा दो। और कितना बढ़ाओगे, n टाइम्स बढ़ा दोगे, है ना। इसको मैंने क्या करा, इस रॉड, ये लंबी सी रॉड थी एल लेंथ की, इसको मैंने पिचका दिया, है ना। मान लो इस मार्कर को मैं पिचका दूं, पिचकाने के बाद ये थोड़ा पतला ढोलक जैसा बन जाएगा, है ना। ढोलक जैसा बनेगा नहीं बनेगा, उसका सरफेस ही, सरफेस एरिया कह रहा हूं, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा होगा नहीं होगा, है ना। इसी मार्कर को मैं पिचका दूंगा तो इसका सरफेस मतलब जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ के बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करा, इसके एरिया को मैंने n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। पहले जो a था अब हो गया na, पहले जो a था बच्चों अब हो गया na, है ना। अब जो लेंथ मेरी l थी, अब l लेंथ मेरी होगी l डैश, है ना। जो लेंथ मेरी l थी अब होगी n डैश। रेजिस्टेंस जो बच्चों पहले मेरा r था अब हो गया r डैश, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, है ना। इसको मैंने पिचकाया तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी, है ना। ये क्या था, ओल्ड सिस्टम, ये क्या मेरा न्यू सिस्टम। आर डैश क्या है मेरी नई रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी का बच्चों इसकी सेम ही रहनी है रो, रेजिस्टिविटी तो इसकी सेम ही रहनी है रो। ये ओल्ड रेजिस्टेंस, ये नई रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सेम कंसेप्ट, एकदम सेम कंसेप्ट। इसको मैं आगे बता देता हूं, है ना, ये पुरानी बातें हो गई, एकदम सेम कंसेप्ट। देखो कैसे करेंगे ध्यान से। पहले तो इसके रेजिस्टेंस लिख लो, ओल्ड वाले की रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस जो की थी हमारी R, R का फॉर्मूला क्या बच्चों होगा, रो L बाय A, रो L बाय A, रो इनटू L बाय A। ये आ गया ओल्ड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब नई रेजिस्टेंस पे आओ बच्चों, अब आओ न्यू रेजिस्टेंस पे। अब आएंगे हम न्यू रेजिस्टेंस पे, तो भैया नई रेजिस्टेंस जो है हमारी वो क्या है, R डैश। R डैश का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, R डैश का फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है हमारा R डैश का, R डैश का फॉर्मूला जाएगा रो। देखो रो तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों का, है ना। जो मटेरियल ये है वही मटेरियल इसका है। इसमें भी हमें करना क्या है, इसमें भी हमें व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस क्या होगी वो हमें निकालनी है। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, भैया जब मैंने इसकी लेंथ को घटा, मैंने इसके एरिया को बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ाने के बाद इसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे भी आएगा रो L, L की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, L डैश अपॉन A, A की जगह आ जाएगा बच्चों NA, A की जगह NA क्यों है कि भैया यहाँ से यहाँ तक एरिया n टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए, ये भी हमें बात समझ में आ गई भैया कि भैया जो नया रेजिस्टेंस है R डैश इज इक्वल्स टू रो L बाय NA। समझ आ रही बात, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा बहुत ज्यादा, बस ये देख लो।
अब क्या करा हमने, अब हमने नई रेजिस्टेंस निकालनी है। ये आपकी मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नई रेजिस्टेंस कैसे निकाले? लास्ट टाइम हमने एक चीज यूज करी थी वॉल्यूम कंजर्वेशन नाम की। इस बार भी देखो वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा नहीं होगा भाई। अब मैंने इसको पिचका दिया, पिचकाने का ये तो नहीं कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो इसका अभी भी सेम रहेगा भाई। अगर इसमें पहले 3 लीटर सामान आ रहा था, अभी भी इसमें 3 लीटर ही तो आएगा, 5 लीटर थोड़ी हो जाएगा भाई। क्या 5 लीटर हो जाएगा? समझने वाली बात है, 5 लीटर हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वॉल्यूम इज कंजर्व, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है यहाँ पे तो क्या होता है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो बच्चों। जैसे ही वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 हो गया, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? आपको मैंने बताया वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू लेंथ। तो इसका V1 हो जाएगा, V1 की जगह लिख दूंगा, देखो V1 मतलब इसका एरिया जो था A इनटू इसकी लेंथ हो गई बच्चों L इज इक्वल्स टू V2 क्या हो गया मेरा, V2 क्या हो गया, इसका एरिया, एरिया क्या था बच्चों NA, ठीक है, इनटू लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है इसकी L डैश, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, L डैश निकालना है मुझे, तो NA को नीचे भेज दूंगा, तो A इंटू L बाय NA इज इक्वल्स टू L डैश। यहां से A से A कट गया, तो L बाय N इज इक्वल्स टू L डैश मेरा निकल के आंसर आ गया। L डैश इज इक्वल्स टू L बाय N मेरा निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3 तीसरी इक्वेशन मान लो इसको। अब इस तीसरी इक्वेशन को हमें पुट करना है पहली और दूसरी इक्वेशन में। L डैश की वैल्यू आई है ना, L डैश की वैल्यू को पुट कर दो पहली इक्वेशन में, कुछ भी कर सकते हो, या तो L की वैल्यू पुट कर दो, या तो L की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हो, या L डैश की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन पुट कर सकते हो, है ना। कुछ भी करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। चलो करके देखते हैं, आ जाओ बच्चों करके देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन, तो कैसे करेंगे बच्चों, R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश बाय NA, है ना। अब L डैश की वैल्यू भी मैंने निकाली है, यहाँ पे लिखी हुई है, क्या आ गई L बाय N, तो R डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाय N डिवाइड बाय NA। ये होगा नहीं होगा? L डैश की जगह मैंने क्या डाल दिया, L डैश की जगह मैंने डाल दिया L बाय N। अभी इनके डिनोमिनेटर है, पता है बच्चों ये क्या होगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो R डैश इज इक्वल्स टू रो L अपॉन N इंटू NA। ये होगा, ये था नीचे, फ्लिप हो गया, फ्लिप हो गया ऊपर आ गया, नीचे आ गया। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। R डैश इज इक्वल्स टू रो L बाय A इंटू 1 बाय N स्क्वायर। देखो N इंटू N स्क्वायर हो गया, तो N स्क्वायर को मैंने 1 बाय N स्क्वायर को अलग लिख लिया, बचा के मेरे पास रो L बाय A। अब बच्चों ध्यान से देखो, रो L बाय A किसके बराबर है, रो L बाय A किसके बराबर है, कहीं रो L बाय A तो नहीं दिख रहा तुम्हें, ये दिख रहा है, ये रहा रो L बाय A। R की जगह डाल दूंगा रो L बाय A, तो देख यहाँ पे क्या कहानी बन के आएगी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, है ना। R डैश इज इक्वल्स टू रो L बाय A इंटू 1 बाय N स्क्वायर। अब रो L बाय A किसके बराबर है बच्चों, मेरा R के बराबर है, तो R डैश किसके बराबर होगा, R इंटू 1 बाय N स्क्वायर के बराबर होगा। इसको आप अपने कॉपी किताब में लिख लो, है ना। तो यहाँ पे जो न्यू रेजिस्टेंस आई आपकी वो क्या आई, R बाय N स्क्वायर। अब देखो थोड़ी लॉजिकल बात भी है, पिछली बार हमने लेंथ बढ़ाई थी, पिछली बार हमने लेंथ बढ़ाई थी, तो लेंथ बढ़ाई थी तो रेजिस्टेंस N स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया था, है ना। पिछला आ रहा था ना R इज इक्वल्स टू N स्क्वायर R, पिछली बार आ रहा था नहीं आ रहा था, तो ये क्यों आ रहा था, ये मेरा मार्कर थोड़ा सा मुड़ता हुआ, है ना। तो पिछली बार क्या आया था, R डैश इज इक्वल्स टू N स्क्वायर R। क्यों? क्योंकि भैया लेंथ बढ़ाई थी और लेंथ बढ़ाने पे नई रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। इस बार हमने एरिया बढ़ाया है, और आपको पता है एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने एरिया बढ़ाया तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आ गई R बाय N स्क्वायर,
आर बाय एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर टाइम्स घट गई है। पिछली बार एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ गई थी, इस बार एन स्क्वायर टाइम्स घट गई है। तो इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। आ जाओ, इस पे भी हम कुछ सवाल करा देते हैं। बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो लिखते हैं, आ जाओ बच्चों, इस पे सवाल लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? आ जाओ। मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन लिख लो। आ जाओ, क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरे पास एक लेंथ है, मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ मान लो तुम कुछ भी नहीं है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो बच्चों तुम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इसका तुम 4 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, चलो 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया मान लो। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका एरिया। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस मान लो बच्चों तुम R इज इक्वल्स टू जो मर्जी मान लो 8 ओम, R इज इक्वल्स टू 8 ओम। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बढ़ा दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इसका बढ़ा दिया। पहले था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मीटर स्क्वायर, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इसका रख दिया बच्चों मान लो 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले था 4 मीटर स्क्वायर, अब हो गया 8 मीटर स्क्वायर। और अब हमें बताना है कि नया रेजिस्टेंस व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। नई रेजिस्टेंस क्या होगी? तो सिंपल है, एरिया बड़ा है इस बारी, एरिया बड़ा है तो आपको पता होता है R डैश इज इक्वल्स टू R बाय एन स्क्वायर। पुरानी रेजिस्टेंस आपको पता ही है 8 ओम। आपको पता है कि कितने गुना बढ़ गया है, देखो जरा n क्या होता है, कितने गुना बढ़ गया है या घट गया है। तो भैया देखो, एरिया यहां से यहां तक आने में, यहां पे था 4, यहां पे है 8, यहां पे था 4 मीटर स्क्वायर, यहां है 8 मीटर स्क्वायर। 4 से 8 में कितना गुना एरिया बढ़ा है? 2 गुना एरिया बढ़ गया है। तो बच्चों n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 है ना। तो 8 बाय 4 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ गया, कट के आ गया बच्चों 2 ओम। क्या आ गया हमारा आंसर? 2 ओम। तो बच्चों आगे आंसर हमारा R डैश इज इक्वल्स टू R बाय एन, सॉरी R डैश इज इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, ये सारी कहानी बच्चों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, अगर भाई भूले भटके आपने वीडियो देख लिया, ये लेक्चर देख लिया, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कितनी नई नई चीजें आपको सीखने को मिल रही है जो आपको स्कूल में नहीं बताई जाती। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल में नहीं बताई जाती है, टीचर्स नहीं बताते हैं, बट डीपली जो एक चीज होती है ना, इन डेप्थ, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बताऊँ, और भी लोग होते हैं बताने वाले। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ाई मिल जाए, जहां से बड़े ग्रेस्प हो जाए, बस कंसेप्ट आना चाहिए कि बच्चे अटक जाते हैं। अभी हमारा गारमेंट्स कंपाउंड का भी एक चैप्टर, एक वीडियो लेक्चर रह रहा है जहाँ पे मैं आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने। वैसे ही इसका भी एक वीडियो बनाने जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। चलो, तो इतनी सारी बातें हमारी क्लियर हुई, तो आपको कुछ एक आध क्वेश्चन हम और करवा देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों। एक क्वेश्चन है हमारा कि एक हमारे पास रॉड है ना, एक रॉड है ना। इसके अंदर रेजिस्टेंस है बच्चों 5 ओम, इसके अंदर रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब हमने क्या करा, इस रॉड की लेंथ को हमने दुगना कर दिया। मान लो अभी इसकी लेंथ है L, अब हमने इसकी लेंथ को दुगना कर दिया। लेंथ इज, नाउ द लेंथ इज ट्वाइस द लेंथ ओरिजिनल, नाउ द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L। L का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? L का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इतना। कितना हो गया? 12। 2 गुना करा ना, 2 गुना करा तो हो गया 12। हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, नई वाले सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ हमने देखी नहीं। लेंथ दुगनी हो रही है, n की वैल्यू आपको पता है 2, r डैश आपको पता है क्या? हमें नहीं पता, नहीं पता क्योंकि आता ही नहीं, r डैश पता ही नहीं, r पता है 5 ओम। अब भाई क्या करो, कर दो भाई, काम कर दो, जल्दी जल्दी काम कर दो, जल्दी जल्दी। कैसे करना है? r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर r। देखो लेंथ बड़ी है ना, तो लेंथ बढ़ने पे n स्क्वायर r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर r। तो r डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब कितने गुना?
कितने का ना, 2 का स्क्वायर इंटू, तो बच्चों हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R, तो R डैश विल बी 4R, मतलब पुराने रेजिस्टेंस के 4 गुना ज्यादा। पुराने रेजिस्टेंस को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरी नई रेजिस्टेंस निकल के आएगी। तो ये हमारे R डैश का फॉर्मूला हो गया, और सॉरी R डैश ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो आई होप इतने क्वेश्चंस बहुत है। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन, एक इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट वो मैं तब कराऊंगा जब मैं आपको सीरीज और पैरेलल बता दूंगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी वो दिमाग में भी स्ट्राइक कर रहा है ना, बट कोई नहीं, वो तब करवाऊंगा जब आपको सीरीज पैरेलल करा दूंगा, तो सीरीज पैरेलल का भी आपको आ जाएगा, तो फिर हम बढ़िया से उस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानी हमारी हो गई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब हम बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कर लो, लिखो लिखो लिखो। हाँ, एक क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक, चलो इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे कह रहा है बच्चों के, लिखते हैं लेट द रेजिस्टेंस, काम करते हैं इसको, क्वेश्चन में ऐसे समझा देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स डिक्रीज कर दिया उसकी फॉर्मूला वैल्यू से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक हमारे पास कंडक्टर है ना, एक हमारे पास कंडक्टर है, इसको वर्ड्स में कहीं लिखना लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हमने करा क्या है, इस कंडक्टर के पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है वो लगा है V, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है वो लगा है V, ठीक है। V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, और इसका रेजिस्टेंस है बच्चों R, इसका रेजिस्टेंस है बच्चों R, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप, है ना, ये पहला व्यू हो गया क्वेश्चन का। सेकंड व्यू क्या है यहाँ पे हमारा, सेकंड व्यू हमारा यहाँ पे ये है ना, और करंट इसमें से कितना निकल रहा हो, करंट मान लो इसमें से निकल रहा है I, करंट निकल रहा है इसमें से I। सेकंड व्यू हमारा क्या है, सेकंड में हम देखेंगे बच्चों कि अब क्या हुआ, हमने इसी कंडक्टर, ये सेम कंडक्टर है, सेम कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या है इसकी सेम, विदाउट चेंजिंग इस रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस को बिना कुछ छेड़खानी करे हमने क्या करा, इसके जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हमने आधा कर दिया। मतलब अगर यहाँ पे 6 लगा हुआ है वोल्ट तो यहाँ पे 3 वोल्ट कर दिया, यहाँ पे 8 लगा हुआ है वोल्ट तो यहाँ पे 4 वोल्ट कर दिया, यहाँ पे 10 लगा हुआ है तो यहाँ पे 5 वोल्ट कर दिया। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया बच्चों, V/2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, V/2। अब बच्चों आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से करंट पे भी फर्क पड़ेगा, करंट पे भी फर्क पड़ेगा। तो कितना फर्क पड़ेगा बस वो बताना है। अगर इसमें से I करंट निकल रहा है तो इसमें से बच्चों निकलेगा I डैश करंट, है ना। सेम करंट तो नहीं निकलेगा, इसका रेजिस्टेंस बट सेम हमें बोल रखा है, कह रहा मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस विल बी सेम। हमें बताना है कि नया करंट कितना होगा, मतलब कितना फर्क आएगा न्यू करंट में, पुराने करंट से न्यू करंट में कितना फर्क आएगा। तो बच्चों इसको करने को देखो वैसे ही कर सकते हैं, इजी है करने को, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर इसको मैं सिस्टमैटिकली करूं या अच्छे स्टेप्स में करूं कंसेप्चुअल वाइज तो कैसे होगा देखें। V इक्वल्स टू आपको पता होता है IR होता है, V इक्वल्स टू IR। तो पहले में तो V इक्वल्स टू IR लग जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इसका R है और करंट इसमें से I निकल रहा है, करंट इसमें से I निकल रहा है ना। तो V इक्वल्स टू I स्क्वायर, सॉरी IR तो पहले लग गया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में हमसे बोला गया कि भैया इसका पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया है, डिक्रीज टू इट्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब अगर पहले V था अब हो जाएगा बच्चों V/2, अब हो जाएगा V/2, पहले V था तो अब हो जाएगा V/2, ठीक है सर, V/2 हो गया इज इक्वल्स टू, अब इसका देखो करंट भी चेंज हो गया है, करंट भी चेंज हो गया, करंट हो गया है I डैश और रेजिस्टेंस रहा R, I डैश रहा और रेजिस्टेंस रहा R। तो बच्चों ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, न्यू करंट निकालना है ना। व्हाट विल बी द न्यू करंट,
व्हाट विल बी द न्यू करंट, व्हाट विल बी द न्यू करंट, नया करंट क्या होगा बता दो बच्चों, है ना। न्यू करंट क्या होगा, तो जो न्यू करंट निकालने के लिए क्या करना है हमें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड मारना, ऐसा नहीं फर्स्ट को सेकंड से नहीं मारोगे तो आंसर नहीं आएगा, सब आएगा। तो मार दे, अगर मार देते हैं v/2 है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू, है ना, यहाँ बोलेगा v/1 इज इक्वल्स टू i डैश r अपॉन i r, i डैश r अपॉन i r। देखो यहाँ पे r से r कट गया, है ना, r से r कट गया, और अभी इसको मैं फ्लिप करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा v/2 इंटू 1/v इज इक्वल्स टू i डैश बाय i, है ना। तो v से v भी कट जाएगा, यहाँ पे जो मैंने i डैश की वैल्यू आएगी, i डैश की वैल्यू आएगी, i डैश ऊपर ऊपर आ गया तो आ गया वो i/2, क्या आ गया i/2। तो ये i डैश क्या था हमारा, i डैश था हमारा न्यू करंट, i डैश क्या बच्चों हमारा न्यू करंट, हाँ है ना, i डैश हमारा न्यू करंट है, और i क्या है हमारा पुराना करंट है, तो i डैश हमारा न्यू करंट है और i है हमारा पुराना करंट। तो ऐसे बोलूंगा कि करंट देखो पहले वाली वैल्यू से आधा हो गया, पहले करंट था I, अब क्या हो गया I/2। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, तो थोड़ा ओम्स लॉ को याद करो। ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे उतना करंट भी घटेगा। तो देखो यहां से यहां तक आने पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस आधा करा तो आपका करंट भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो इतना लगाने की जरूरत थी नहीं, बस ओम्स लॉ याद होना था, क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भैया पोटेंशियल डिफरेंस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भैया जैसे देखो आपने V को आधा करा तो आपका I भी आधा हो गया, करंट भी आपका आधा हो गया, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को घटाया। बट आपको पता है सारी चीजें कब वैलिड होती है, जब आपका ओम्स लॉ कोई फॉलो कर रहा हो, ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा हो, या फिर ओमिक कंडक्टर हम उसको बोल सकते हैं, है ना। ओमिक कंडक्टर या ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले कंडक्टर को ही हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको हो गई होंगी क्लियर, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत परेशान करा है दोनों चीजों ने, है ना। मार्कर में इंक भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, थोड़ी मार्कर में भूल लेते हैं, है ना, भूल लेते हैं। बच्चों ये भी जरूरी है, नहीं तो आपको नहीं दिखाई देगा, फिर आप हमें बोलोगे भैया ये तो दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा स्किप कर लो वीडियो को चाहो तो, बस हो गया मेरा काम। चलो तो भैया मार्कर में इंक आ गई है, मार्कर में भी जोश आ गया, आपके अंदर भी जोश आ जाना चाहिए। चलो तो अब पढ़ेंगे बच्चों रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने बहुत नाम सुना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मे भी आपको इन चीजों के बारे में पता भी होगा, है ना, कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। बट एक वो जो फील आती है ना, वो समझाएंगे, वो दिखाएंगे आपको, वो जो मजा होता है ना वो पढ़ने की, सारा सीरीज कॉम्बिनेशन और इसमें होता क्या है ना, ये सारा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन खेल क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर वायर के पास अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, हर वायर के पास अपना अपना रेजिस्टेंस होता है ना। आप वायर को मतलब वायर को चेंज करते जाओगे, है ना। जैसे मान लो एक वायर में दूसरी वायर जोड़ दी, है ना, एक वायर में आपने मान लो ये वायर नंबर 1 है, इस वायर में आपने क्या करा, दूसरी वायर को जोड़ दिया, है ना। अब इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ लो, है ना। इस वायर का रेजिस्टेंस देखो कुछ होगा R1, इस वाली वायर का होगा बच्चों कुछ रेजिस्टेंस R2, है ना।
तो आपने बोला कि भैया आपने भी कैसे जोड़ा है, आपने भी कैसे जोड़ा है रेजिस्टेंसेस को एक के बाद एक से एक, हेड टू हेड, टेल टू टेल जोड़ा है। तो आप बोलोगे कि भैया अब ये सीरीज में है या पैरेलल में है, कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सीरीज में पैरेलल में, है ना। या फिर इन दोनों को जोड़ने का तरीका कुछ ऐसे भी हो सकता है, दोनों तारों को, है ना। ये एक तार हो गई, तार नंबर 1, और इसी के ऊपर रख दी मैंने तार नंबर 2। तो अब देखो ये कैसे जुड़े हुए हैं, अब एक के ऊपर एक रखे हुए, है ना। तो ये हो गया मेरा R1 रेजिस्टेंस वाला, ये हो गया मेरा R2 रेजिस्टेंस वाला। तो तारों का ही अपना रेजिस्टेंस होता है, या फिर कोई बल्ब हो, है ना, कोई हीटर वीटर लगा दूं, कोई भी चीज लगा दूं, उसका भी अपना रेजिस्टेंस होगा, है ना। फिर इसके क्रॉस क्या करूंगा मैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूंगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे तो आपको पता होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करेगा कहाँ से, यहाँ से करेगा, फिर यहाँ से करेगा, है ना। कैसे कैसे करेगा वो अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जानेंगे, वो अब हम सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी चीजों को जानेंगे। चलो बच्चों, तो सीरीज और पैरेलल का अब हम शुरू करते हैं सारी कहानी, ठीक है। तो बच्चों आओ पहले सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है आपकी। पहले पढ़ेंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है बच्चों, देखो रेजिस्टेंस को आपको पता है कि कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे हमें रेजिस्टेंस को बनाते हैं, रेजिस्टर को बनाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक सर्किट बनाऊंगा, है ना, एक सर्किट बनाऊंगा, उस सर्किट में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सर्किट बनाया बच्चों, है ना, 1 2 3 4 ऐसे पिरामिड बना दिए, फिर 1 2 3 4 एक और पिरामिड बना दिया, फिर 1 2 3 4 एक और पिरामिड। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए, 3 रेजिस्टेंसेस मैंने ले लिए, और तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस माना, एक का माना R1, एक का माना R2, एक का माना R3, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज कुछ भी लिख सकते हो, R1 R2 और R3, है ना। ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज में देखो ऐसे नहीं कि देख के बता दोगे कि सीरीज में कि पैरेलल में, अभी तो 10th क्लास में तो बहुत छोटा है इसका, जब आगे जाओगे तो किरचॉफ रूल, लूप रूल पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी अलग अलग, उसमें कहानी एकदम से बदल जाएगी कि भैया सीरीज में लग रहा है बट सीरीज में है नहीं, पैरेलल में लग रहा है बट पैरेलल में है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा इसको कट टू कट हम देख के चलेंगे, आ जाओ। चलो बच्चों, ठीक है, देखते हैं। मान लो इस बैटरी का या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V मान लिया, मान लो कि बैटरी का या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है आपका पूरा, है ना, इस कंडक्टर के एंड पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, V लगाते ही बच्चों यहाँ पे फ्लो करने लगेगा एक करंट, यहाँ पे फ्लो करने लगेगा एक करंट, I करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। I करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या, यहां से I करंट इस वाले रेजिस्टर में जाएगा, फिर यही I करंट इस वाले रेजिस्टर में जाएगा, और फिर वही I करंट आपके इस वाले रेजिस्टर में जाएगा, हाँ या ना। पहले ये I करंट इस वाले रेजिस्टर में गया, फिर ये I करंट इस वाले रेजिस्टर में गया, और फिर ये I करंट इस वाले रेजिस्टर में गया, हाँ या ना। पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तीनों में I करंट ही गया, है ना। यहाँ से I करंट निकला, ये I करंट इसमें गया, और वापस से I करंट आपका कहाँ चला गया, वापस से I करंट हमारा सेल में चला गया। इतना बच्चों याद रखना कि जितना करंट एक बैटरी से निकलता है या सेल से निकलता है, वापस उतना ही करंट आके घुस जाता है। इसको करंट चार्ज कंजर्वेशन भी बोलते हैं ना, चार्ज कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं। जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही करंट वापस जाके यहाँ पे घुस जाएगा, जितना ओरिजिनेट होता है बच्चों उतना ही टर्मिनेट भी हो जाता है। आपको पता है ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। तो करंट तो आपने देखा कि करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम, है ना। अभी तक हम देख रहे हैं कि मेरी जो करंट है वो अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस सेम है ना। इस रेजिस्टेंस में भी
I1 I करंट जा रहा है, इसमें भी I करंट जा रहा है, इसमें भी I करंट जा रहा है, तीनों में I करंट जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्या तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी उस पूरे सेल को, ये जो सेल है, ये इस पूरे सर्किट को कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होगी, V है ना। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस पूरे सर्किट को कितना पोटेंशियल, ये जो सेल है ये इस सर्किट को कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होगी, V। ये सेल इस पूरे सर्किट को, ये पूरा सर्किट है हमारा, इस पूरे सर्किट को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, V दे रही है। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस हो जाएगा डिवाइड। क्यों डिवाइड हो जाएगा सर, क्यों डिवाइड हो जाएगा, देखो इसकी कहानी है। आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारा अक्रॉस टू एंड्स, अक्रॉस टू एंड्स, है ना। दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अगर हमारा एंड सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका सेम रहेगा। देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो ये रेजिस्टर है हमारा, है ना, ये मिटा देता हूं, गोल गोल, है ना, गोल गोल रेजिस्टेंस मिटा देता हूं, फिर से इसको बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। इसका R2, इसका R3। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, है ना। मान लो इसके एक, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसके एक रॉड पे पोटेंशियल है V, एक पे मान लो है 0, मान लो ऐसे, मान लो एक वाले टर्मिनल पे V पोटेंशियल है और एक टर्मिनल पे 0 पोटेंशियल है। अब यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से चलो, ये रजिस्टर देखा इसने, तो इसके एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया इसका V। देखो इसके V था, यहां से यहां तक भी कितना आ गया, V पोटेंशियल आया। अब देखो यहां पे है 0 पोटेंशियल, तो यहां से यहां पे, यहां तक चला, तो यहां पे भी कितना आ गया मेरा, 0 पोटेंशियल, है ना। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना, अब बीच में देखो, बीच में हमारा पोटेंशियल कुछ होगा x, भाई यहाँ पे अननोन पोटेंशियल है, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा y। अब देखो बात क्या कहना चाह रहा हूं, बात कहना चाह रहा हूं कि जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड के अक्रॉस देखो, इस रेजिस्टेंस का एंड देखो, क्या पोटेंशियल आ रहा है, V और X के बीच में, V और X के बीच में। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आ रहा है X और Y के बीच में, सही बात है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आ रहा है Y और 0 के बीच में। तो देखो क्या तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है। भाई ये है V माइनस एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा V और X, यहाँ पे होगा X माइनस वाई, यहाँ पे होगा Y माइनस 0। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, मतलब इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसका होगा कुछ V2, इसका होगा कुछ V3, बट करंट तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा। अगर यहाँ जो करंट निकला है वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, है ना, वही वाला इस वाले रेजिस्टर में जाएगा, वही करंट इस वाले रेजिस्टर में जाएगा, और वही करंट इस वाले रेजिस्टर में भी जाएगा, है ना। तभी तो लिखा करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, ऑल द रेजिस्टेंस मतलब R1, R2 और R3। R1, R2, R3 के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। सॉरी, जो करंट है वो R1, R2, R3 के अक्रॉस क्या है, सेम है। बट बच्चों यहां पे लिखेंगे बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ends of the resistors R1, R2, R3 is different, है ना बच्चों, यही मेजर फर्क होता है। ये इसको फिर समझो, देखो मैंने क्या कहा,
मैंने कहा कि भैया यहाँ से आई करंट निकला, तो इस वाले रेजिस्टेंस में भी आई करंट गया, इस वाले रेजिस्टेंस में भी आई करंट गया और इस वाले रेजिस्टेंस में भी आई करंट गया। बट कहानी क्या पड़ी? कहानी ये पड़ी यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था, यहाँ से अगर मैं इसको V मान लूं तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के एक, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड होता है ना, किसी भी चीज के। ये मान लो ये मेरे पास एक वायर है ना, इसके दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा। एक और वायर है, उसके भी दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा। एक और वायर है तो उसके भी दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा। तो एंड्स के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है। तो मान लो अगर इसके एंड के अक्रॉस है V और X के बीच में, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और X के बीच में। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है X और Y के बीच में, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है X और 0 के बीच में। देखो पता है आपको, फॉर्मूला पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको पता है ये फॉर्मूला आने वाला है ना। बट ये फॉर्मूला आया कैसे, ये क्या कहानी है? मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये चीजें पता होती है। 98% 99% बच्चों को पता है सीरीज का फॉर्मूला। सॉरी गलती होगी, सीरीज का फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सॉरी मेजर गलती, कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता है कि R इक्विवेलेंट आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना। R1 R2 R3 को ऐड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला आया कैसे? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बना कैसे? बात तो वही है, कैसे बना है फॉर्मूला? देखो बना कैसे। इतना बात हो गया कि बच्चों जब भी कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज में हो तो उसके अक्रॉस करंट तो सेम रहेगा, तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस। अगर वो सीरीज में है तो, जैसे तीनों सीरीज में बदल रहा है तो करंट सेम है, तीनों के अक्रॉस करंट सेम है। बट तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो कंडक्टर के एंड पे देखा जाता है। देखो एक कंडक्टर ये है R1 रेजिस्टेंस का, इसका एंड अलग है, इस कंडक्टर का एंड अलग है, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया। इस कंडक्टर का एंड देखो ये भी अलग है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। इस कंडक्टर का देखो बच्चों एंड अलग है, एक ये एंड है, एक ये एंड है। तीनों के एंड्स अलग है, तीनों के एंड्स अलग है, तभी तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग है। अगर तीनों के एंड सेम रहते तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। चलो अब हमने क्या करा, अब इतना भी पता होगा आपको कि अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अगर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दूंगा तो वापस से मेरा जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा, है ना। अरे मान लो अगर इसका 12 वोल्ट पोटेंशियल होता तो ये 12 वोल्ट इन तीनों में बट गया ना, 12 वोल्ट इनमें बट गया ना, 4 4 4 करके, जैसे भी 2 6 और 4 4 करके बट गया ना तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा बैटरी का सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस अलग अलग है ना, अगर मैं तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दूं तो किसका आ जाएगा? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों रेजिस्टेंस का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये सब सही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि V इक्विवेलेंट क्या है मेरा? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं V1 V2 और V3 को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस आगे जाके इन रेजिस्टर्स में डिवाइड हो गया, यही पोटेंशियल डिफरेंस इन आगे जाके इन रेजिस्टर्स में डिवाइड हो गया। तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 और V1 आपको पता है किसके बराबर होता है? IR1 बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, है ना। V इज इक्वल्स टू IR होता है ना। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखूं तो क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू IR1, है ना। अगर मैं इसके क्रॉस देखूं तो क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू IR2, है ना। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखूं तो V3 इज इक्वल्स टू IR3, है ना। तो देखो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? IR1 IR2 IR3। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। IR1 प्लस IR2 प्लस
IR3, है ना। और अगर मैं पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो कितना होगा, है ना। पूरे सर्किट का पोटेंशियल देखो, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसमें से करंट कितना निकल रहा है बच्चों, I, है ना। I निकल रहा है पूरे सर्किट में से, है ना। और इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो आपका नेट रेजिस्टेंस बन रहा होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस के मिला के बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। देखो ना मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पे, अब मेरे को नेट रेजिस्टेंस चाहिए, सॉरी मेरे को नेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा भाई। अगर मेरे को तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ने हैं तो तीनों के रेजिस्टेंस भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना। रेजिस्टेंस भी जोड़ूंगा तो तीनों का एक नेट रेजिस्टेंस बन के आएगा, जो हो जाएगा IR इक्विवेलेंट। V इक्वल्स टू IR होता है ना। तो R इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे मेरा, R इक्विवेलेंट है इन तीनों को जोड़ के जो मेरा रेजिस्टेंस आया है, इन तीनों को जोड़ के जो मेरा रेजिस्टेंस आया है वो हो गया R इक्विवेलेंट। I क्या होगा, जो भैया यहाँ से करंट निकला था, हाँ या ना, हाँ या ना भाई। V1 V2 V3 क्या है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दिया, है ना। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ के एक जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो, अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस नेट रेजिस्टेंस में ही तो जाएगा, ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ही तो जाएगा, तीनों को जोड़ के जो रेजिस्टेंस आ रहा होगा। अब क्या हो गया देखो, I से I कट गया, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या यही आपका फॉर्मूला होता है सीरीज का, देखो यही आ रहा है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेसिकली हमने करा क्या है, ये जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने जोड़ दिया है। बट ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो सीरीज में जोड़ के मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया। क्या करा है मैंने, सीरीज में जोड़ के मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया। देखो ऐसे कुछ मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, तीनों को जोड़ दिया है, तीनों को जोड़ के मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया है, तीनों को जोड़ के मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया है। तो उस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने R इक्विवेलेंट, है ना। बैटरी तो अपनी सेम ही रहेगी, पोटेंशियल इसमें V रहेगा, और देखो करंट कितना जा रहा है इसमें, I करंट इसमें जा रहा है, हाँ है ना। तो यही मैंने करा है, इन तीनों को कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। तो I इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहानी हमारी बन गई, समझ में आई। समझ में हमने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने तीनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ा। कैसे जोड़ा, सिंपली एकदम R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। दो चीजें इसमें बात याद रखने वाली है कि बच्चों करंट जो होगा वो तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों के अक्रॉस का रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बस अगर सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अभी चलो बताऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट क्या रहेगा, सेम जब सीरीज में हो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा अक्रॉस दी एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट क्यों रहा, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अक्रॉस द टू एंड, दो एंड के अक्रॉस होता है। और यहाँ पे देखो हर रजिस्टर का एंड जो है वो अलग है, हर रजिस्टर का एंड अलग है, तो हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा। सीरीज सीख गए, बस अब सीरीज सीख गए तो पैरेलल सीखने में तो हमें ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है, पैरेलल तो और आसान है। देखो पैरेलल तो यहाँ पे और आसान है, पैरेलल तो आसान है। देखो सेकंड अपना होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या होता है, देखो ध्यान से, कि एक रेजिस्टेंस है, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ये है तीसरा रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो तीनों रेजिस्टेंस होते हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ जाते हैं, जैसे बताया थी ना मैंने, एक तार के ऊपर दूसरी तार, ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हैं, ऐसे दिखाने में ऐसे दिखाते हैं ना, बट एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है भाई, कहानी समझ आ गई हमें। इनके भी मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूं R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 ले लेता हूं, ठीक है। R1 ले लिया, एक का R2 ले लिया, एक का R3 ले लिया।
ठीक है भाई, समझ में आ गई कहानी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं ले लेता हूँ V, जैसे पहले लिया था। जी सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, देखने वाली बात क्या है, यहाँ से मान लो करंट निकला I, यहाँ से निकला करंट I करंट निकला। जैसे ही I करंट देखो यहाँ पहुंचा जंक्शन पे, ये जंक्शन मतलब यहाँ पे तीन हमारे रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, नाके को जंक्शन बोलते थे। जैसे ही ये नाके पे पहुंचेगा I करंट, इसको तीन रास्ते दिखेंगे जाने के, है ना। जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ बोलेगा भाई तुम्हें को तीन रास्ते जाने के, तो मैं अब तीनों में सेम मैग्नीट्यूड से नहीं जा सकता, तो अब मेरे को क्या होना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे मेरे को होना पड़ेगा डिवाइड। यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, डिवाइड। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट हो जाता है डिवाइड। तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा करंट क्या सेम रहेगा इस बारी? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट जो पहले आई यहां से निकल के जा रहा था, अब हर रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जाएगा। पहले देखो सेम जा रहा था क्योंकि वो तीनों सीरीज में लगे थे, यहाँ पे पैरेलल में लगे हैं, तो करंट यहाँ पे कुछ चला जाएगा, मान लो I1, यहाँ पे चला गया I2, यहाँ पे चला गया I3, है ना। यहाँ से I करंट निकला था, पर यहाँ पे जंक्शन दिखा तो जंक्शन में जाके बट गया, है ना। फिर I1 यहाँ पे जाएगा, I2 यहाँ पे जाएगा, I3 यहाँ पे जाएगा, और तीनों जाके वापस जुड़ जाएंगे और बना देंगे I, और वापस से सर्किट में मतलब सेल में कितना करंट चला जाएगा, I करंट चला जाएगा। इतना तो पता है होना चाहिए कि भाई जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस जाता है। वापस क्या करेंगे, ये I1 करंट इस तरफ दौड़ रहा है, I2 इस तरफ दौड़ रहा है, I3 इस तरफ दौड़ रहा है, और तीनों जाके आपस में जुड़ जाएंगे और I करंट बना देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? चलो समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, अब बच्चों देखो करंट तो तीनों के बराबर नहीं है, तीनों रेजिस्टेंस के करंट बराबर नहीं है, तो बराबर क्या होगा। अब बच्चों थोड़ी पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी देखते हैं। मान लो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V, इसके अक्रॉस मान लो छोटे वाले के 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा V पोटेंशियल आया, यहाँ पे भी V पोटेंशियल आया, यहाँ पे मेरा V पोटेंशियल आ गया, इस एंड के अक्रॉस मेरा V पोटेंशियल आ गया। यहाँ से देखो मेरा O पोटेंशियल गया, यहाँ पे मेरा O पोटेंशियल, यहाँ भी O पोटेंशियल, यहाँ भी देखो O पोटेंशियल आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है, ये वाला ऊपर वाला, ये इस एंड और इस एंड के अक्रॉस, ये दो एंड हो गए ना इस रजिस्टर के, ये वाला और ये वाला। एक रजिस्टर का एंड हो गया ये, एक रजिस्टर का एंड हो गया ये। दूसरे वाले में आओ, दूसरे वाले में देखो एक ये रजिस्टर है, इसका एक एंड हो गया ये, और इसका भी एक एंड हो गया ये। देखो इन दोनों के कॉमन एंड्स है। इस वाले रजिस्टर पे आओ, इसका एक एंड हो गया ये, इसका एक एंड हो गया ये। देखो R3 का भी एंड सेम है, तीनों रजिस्टर के एंड सेम है। अब मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है, अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अब जब तीनों के एंड सेम है, इसका मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है, V0, इसके क्रॉस भी कितना है, V0 मतलब V, इसके यहाँ भी कितना V, और इसके यहाँ भी कितना होगा V। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा। मतलब तीनों में सेम रहेगा, ये बात है। हमेशा नहीं कि इसमें V है तो इसमें भी V रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, है ना। तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो लिख लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं कि करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट, है ना भाई। कलर जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है डिफरेंट, है ना। और जो हमारा है ना डिफरेंट R1, R2 और R3 के लिए, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across the resistors। कौन से, R1, R2, R3। कब, जब तीनों पैरेलल में हो, जब तीनों क्या हो, पैरेलल। देखो पैरेलल का मतलब इन तीनों के एंड्स जो हो वो सेम हो, कॉमन एंड्स हो।
कॉमन एंड्स होंगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते ही अक्रॉस द सेम एंड है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे कहानी क्या होगी, यहाँ पे भी हम इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे जैसे वहां पे जोड़ रहे थे। फर्क क्या था, वहां पे सीरीज में जोड़ रहे थे, यहाँ पे पैरेलल में जोड़ेंगे। तो इन तीनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बनेगा, इन तीनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बनेगा, है ना। तो यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, इन तीनों को जोड़ के कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मेरी बैटरी है, मतलब सेल है ना। यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये V है ना। ये हमारा R इक्विवेलेंट का बोलूंगा जब तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, I करंट फ्लो कर रहा होगा, I करंट मेरा यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, इस R इक्विवेलेंट में कितना करंट जा रहा है, इस सेल से कितना करंट निकल रहा है I, और R इक्विवेलेंट में जा भी I रहा है ना। मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं जोड़ूंगा तो उसमें करंट जाएगा I, और I कब आएगा, I तब आएगा जब I1 I2 I3 को जोड़ दोगे, है ना। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि भैया जब I1 I2 I3 जुड़ जाएगा तभी I निकल के आएगा, नहीं आएगा। इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ोगे तो जो करंट होगा वो भी तो तीनों का जुड़ जाएगा ना, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ोगे तो करंट भी जुड़ जाएगा, है ना। तो भाई करंट जोड़ दो, I इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका भी आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या होगा, 1 by R इक्विवेलेंट is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, है ना। तो इसका भी निकल के आ जाएगा। देखो अभी I1 क्या है, करंट अक्रॉस इस रजिस्टर के, तो आपको पता है V is equals to I1 R1 होगा। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V by R1। लिख सकता हूं I1 is equals to V by R1, है ना। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, सॉरी इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो मेरा करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, I1 is equals to V by R1। वैसे ही इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो मेरा I2 आएगा, I2 is equals to V by R2, है ना। और वैसे ही इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो मेरा करंट आएगा I3 is equals to V by R3। तो इन तीनों को हमें कहीं ना कहीं जोड़ना है, जोड़ देते हैं आगे। I1 की वैल्यू क्या है, V by R1, I2 की वैल्यू क्या है, V by R2, I3 की वैल्यू क्या है, V by R3, और I इक्विवेलेंट क्या है, I इक्विवेलेंट देखो, I इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, यहाँ पे करंट I आ रहा है तो I इक्विवेलेंट आ जाएगा V by R इक्विवेलेंट के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा V by R इक्विवेलेंट, तो देखो V से V कट गया तो 1 by R इक्विवेलेंट आपके किसके बराबर आ गया, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 के बराबर आपका R इक्विवेलेंट आ गया, है ना। आया मजा, करा क्या हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ा। बट देखो जोड़ने का फर्क होता है ना। सीरीज में कैसे सिंपली R1 R2 R3 जुड़ जा रहे थे, पैरेलल में 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 करके जुड़ा। तो ये फर्क होता है, क्यों फर्क होता है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे देख रहे थे करंट तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या था, सेम था, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग था क्योंकि तीनों के एंड्स अलग थे। अगर एंड सेम होते तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाता। जैसे देखो यहाँ पे तीनों के एंड सेम है, इसका एंड और इसका, ये देखो ये जो तीनों रेजिस्टर है इन दो एंड्स के बीच में ही तो आ रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे देखो एक एंड ये था, है ना। देखो इसके एंड देखो, इसका एंड एक ये है और एक ये है। इस वाले में इसका एंड एक ये है, इसका एंड ये है। इस वाले में इसका एंड ये है, इसका एंड ये है। तीनों के एंड्स अलग है, एंड्स अलग है तभी पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहता। भाई इस वाले रेजिस्टर का एंड अलग है ना, इस वाले रेजिस्टर का एंड अलग है, इस वाले रेजिस्टर का एंड अलग है, तीनों के एंड्स अलग है तभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस अलग अलग है, ठीक है। तो अभी तो मैंने जस्ट आपको टॉपिक समझा दिया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर सच में बहुत लंबा खिंच गया वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके में न्यूमेरिकल्स और बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, और जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर ही न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, है ना। जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है सीरीज पैरेलल का, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हम कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल्स पे बढ़िया बढ़िया करेंगे। सारे टॉपिक्स को जोड़ के इसको रिवाइज करना, इसको डिराइव करना, इसका कंसेप्ट समझना, ठीक है।
तो चलो बच्चों मिलते हैं, आई होप आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा, ठीक है। तो और कमेंट करके अपने डाउट जरूर बताना, जितने भी आपके डाउट्स है कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।